अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, जो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बार बार उठाया जाता था, वो सवाल अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बार बार उठाया जा रहा है। वो है पेट्रोल की प्राइजेस में इजाफा। आलमी मार्केट में कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, जबकि इस फैसले को मरियम नवाज की जानिब से मुस्तरद भी किया गया और इसी हवाले से वो ये भी कहती है कि वो हुकूमती फैसले की तायद नहीं करती हैं। जबकि उन्होंने यही बताया कि जब ये फैसला किया गया कि पेट्रोल की प्राइजेस कम नहीं की जा रही हैं और ये बढ़ाई जा रही हैं, तो इस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाराज होकर इजलास भी छोड़कर गए हैं। तो हम पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से कि ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है आलमी मार्केट के अंदर, उसमें पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद पाकिस्तान क्यों पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहा है, इस पर बात करेंगे। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऊपर शिकवा किया है हुकूमत से। जबकि इसी तमाम सिचुएशन पर मिफ्ता इस्माइल साहब अभी भी एक ही बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ मजीद भी मुश्किल फैसले करने जा रही है, जिसके पीछे वो खड़े हैं। अब सवाल ये है कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब मजीद कौन से मुश्किल फैसले करना चाहते हैं और क्या वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो फैसले कर रहे हैं उनको क्या पार्टी क़यादत की हिमायत हासिल है या नहीं, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करें, इमरान खान साहब ने शहबाज गिल का मुतनाज़े बयान गलत करार दे दिया है। फाइनली इमरान खान साहब ने ये बात क्लियर कट कह दी है कि जो शहबाज गिल साहब उनका बयान जो है वो गलत है। बार बार पाकिस्तान की आवाम यही इंतजार कर रही थी कि जो इमरान खान साहब हैं और खासकर उनके पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो शहबाज गिल साहब के बयान को गलत क्यों नहीं करार दे रहे। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के सितंबर में आने के जो है वो चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, पार्टी के जो मुख्तलिफ लोग हैं, सीनियर क़यादत है, वो ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में पाकिस्तान आ सकते हैं। तो इन खबरों में कितनी सदाकत है या महज ये एक नई तारीख है जो कि सिर्फ जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं उनको दी जा रही है, इस पे बात करेंगे। और यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की सियासत है उस पर क्या कोई असरात होंगे या नहीं। और कुछ ऐसी खबरें भी मार्केट में इस वक्त चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद जो सियासी मंजरनामा होगा वो तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन इलेक्शंस की भी डेट दी जा सकती है। तो इन खबरों में कितनी सदाकत है इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात तो हैं, मगर क्यों हैं, इस पर भी बात की जाएगी। और तहरीक इंसाफ की अक्सरियत की पंजाब और केपी की जो असेंबलीज है उनको तहलील करने की मुखालफत सामने आई है, तो इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक साहब, उनसे बात करेंगे कि क्यों पेट्रोल के प्राइजेस में इजाफा किया है। के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके हवाले से। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर आपकी जब आप लोग अपोजिशन में थे तनकीद किया करते थे कि पेट्रोल की प्राइस क्यों बढ़ा दी, बिजली की कीमत क्यों बढ़ा दी, जबकि उस टाइम पर आलमी मार्केट के अंदर रेट भी बढ़ रहा था। अभी अगर मैं बात करूँ, आलमी मंडी में पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनकी कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत इस वक्त पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रही है, वो भी 1-2 रुपए नहीं, पूरे 6 रुपए 72 पैसे। सर, अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, जबकि आलमी मार्केट में प्राइस कम है, पाकिस्तान में प्राइस ज्यादा हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखिए, मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा कि एक तो हमें जो मईशत की सूरत हाल है ना, उसको देखते हुए किसी किस्म की भी अननेसेसरी ना सेंसेशनलाइजेशन नहीं करनी चाहिए इस मईशत के मामले के ऊपर। अब जहां तक ये जो पेट्रोल की कीमत की बढ़ाव का मामला है, इसमें कोई शक नहीं है कि रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट तेल भी गिरा है। और इसके साथ साथ आपने एक पहलू जिसकी तरफ इशारा नहीं किया, वो ये है कि हमारी करेंसी भी स्ट्रेंथन हुई है, जिसका मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमत के अंदर कमी होनी चाहिए थी। वो बिल्कुल इंशाल्लाह होगी, क्योंकि आप जानती हैं जो ये बढ़ावा आया है इसके अंदर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेवी या कोई टैक्स नहीं बढ़ा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कीमत को इसलिए बढ़ाना पड़ा है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने जो पिछले 15 दिनों के अंदर तेल इंपोर्ट किया था और जिन रेटों के ऊपर वो एलसी को उन्होंने सर्विस किया था, वो तकरीबन उस वक्त डॉलर रुपी का रेट बन रहा था 235-40 रुपए के करीब। तो उसके ऊपर सेटलमेंट हुई है, जिसकी वजह से आज इनको कॉस्ट को जब अपडेट किया गया है तो 6 रुपए का बढ़ावा आपको पेट्रोल की कीमत पे आता है। पर मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ
कि इंशाल्लाह जिस तरह ये आपको इंटरनेशनल मार्केट की गिरावट का बेनिफिट है, वो जिस तरह मटीरियलाइज होगा, वो पूरे का पूरा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा आवाम के अंदर। पर जो मैं बुनियादी बात आपसे करना चाह रहा हूँ ना मारिया, वो ये है कि ये भी समझिएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो पिछला साल, जिस साल उनको फारिग किया गया, उस साल के अंदर रिकॉर्ड खसारा करके गई है। और अगर हमें इस मुल्क की मईशत को आगे लेके चलना है और इसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना है, तो हमें अपने टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक हम यहाँ पे हर शोबे को, जो यहाँ पे इस मुल्क के अंदर प्रोडक्टिव कोई काम करता है और जिसकी यहाँ पे कोई जराए माश है, उसको जब तक टैक्स नेट के अंदर लेके नहीं आएंगे, हमें मजबूरन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर, जिसके अंदर कीमत के किसी भी चीज की कीमत के ऊपर टैक्स लोड किया जाता है, उन इनडायरेक्ट मेजर्स के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि मैं खुद एक्नॉलेज कर रहा हूँ और मैं उसका सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूँ कि अनफेयर होता है एक गरीब आदमी के ऊपर, क्योंकि उसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उस टैक्स की पेमेंट के ऊपर जाता है। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी मईशत की डायरेक्शन को भी ठीक करना है और उसका इन्हिसार इनडायरेक्ट से डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर लेके आना है और सबको टैक्स नेट के अंदर भी लेके आना है, ताकि हम इस मईशत को अपने सेल्फ बार बार जो भी हुकूमत होती है वो हमेशा ये बात तो करती है कि हमें टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करनी होगी, लेकिन क्या बाकी सब कहते हैं, बरकरता कोई नहीं है? क्या आपकी हुकूमत इस हवाले से कुछ कर रही है? अभी टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं आप लोग? देखें, मेरी तो ये ख्वाहिश है, मैंने तो आपको गुजारिश की है कि हमें बुनियादी इस्लाहात लेके आनी होगी और उसके लिए हम सबको मईशत को सियासत से अलहदा करना होगा। और जब तक हम इसको अलहदा नहीं करेंगे, हमें इसी किस्म के मसाइल के अंदर हम फंसे रहेंगे कि हमें हर 5 साल के बाद IMF के पास जाना पड़ेगा। देखें, अगर गुजारिश ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर उसका हिस्सा हमारी GDP के अंदर, या जिसका आपका आमदनी कहते हैं, कुल जो आपके मुल्क की आमदनी होती है, उसके अंदर अगर उसका हिस्सा 20% है और उसका इनकम टैक्स के अंदर उसका शेयर जो है वो 1% भी नहीं है, तो क्या ये जायज है? इसी तरह आपकी सर्विसेज सेक्टर है, जिसके अंदर दुकानदार आते हैं, होलसेलर आते हैं, बैंक्स आते हैं, बाकी लोग आते हैं, अगर उनका हमारी मईशत के अंदर हिस्सा 60% है और उनका टैक्स लोड जो है वो 10% भी नहीं है, तो क्या ये जायज है? मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमें इन इस्लाहात लाने के लिए सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो शहबाज शरीफ साहब ने जब ऑपोजिशन में थे उस वक्त भी बात की, और आज जब वो वजीर आज़म है तो आज भी बात कर रहे हैं। हमें जब तक वो फ्रेमवर्क तय नहीं करेंगे जिसके अंदर सारी पार्टीज ये अपने आप ये तय नहीं कर लेंगी कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि यह मकाना सवाल है, लेकिन अगर जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है उस पर आपकी पार्टी के नायब सदर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कहा गया है कि वो इस पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद करती हैं, और साथ ही ये भी बताया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इजलास छोड़कर गए थे। क्या यही वजह थी कि नवाज शरीफ साहब इजलास छोड़कर गए हैं? पेट्रोल की प्राइस में जो है इजाफा हुआ है इस वजह से? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को लोगों की तकलीफ का एहसास है। उनकी तरफ से ये बड़ी क्लियर कट हिदायत है कि आपने गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो है जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीजें महंगी होती रही। आपने देखा दुनिया के अंदर कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, उसकी वजह से जो बोझ गरीब आदमी के ऊपर आया, मियां नवाज शरीफ साहब का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमें इस बोझ को कम करने की जरूरत है। अगर ये वक्ती तौर के ऊपर आपको थोड़ा सा बोझ ट्रांसफर करना पड़ा है, क्योंकि आपको तेल की जो पिछले 15-20 दिन की एलसियां थी उनकी रिटायरमेंट और उनका खर्चा आज आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर उनको बता भी दिया होगा और उनकी जो हिदायत है उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल भी होगा। पर मैं गुजारिश आपसे मारिया बार बार ये कर रहा हूँ कि जब तक हम अपने खसारे और अपनी टैक्स नेट के अंदर लोगों को लेके नहीं आएंगे, हमें मजबूरन इसी किस्म के इनडायरेक्ट मेजर्स के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। हुकूमत का काम है ना, उन्होंने करना है, ये वो आपकी हुकूमत का काम है कि उस टैक्स कलेक्शन को आपने बढ़ाना है। लेकिन ये तो फिर अवाम तो सिंपल कह रही है, तो गुड कॉप बैड कॉप हो गया। नवाज शरीफ साहब इजलास छोड़ के चले गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कीमत में इजाफा कर दिया। देखें, गुजारिश ये है कि अगर इमरान खान साहब जाते हुए बारूदी सुरंगें इस तरह से लगा के चले गए कि आपके पास जो सबसे बड़ा आपके पास इस वक्त चैलेंज सामने दरपेश था वो ये था कि आपको अपने डॉलर का खसारा पूरा करना था, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह हो जिस तरह आज आपको श्रीलंका के अंदर मनाजर नजर आते हैं। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले IMF प्रोग्राम और अपने आप को डिफॉल्ट से बचाना था, और बाकी सारी चीजों की सानवी हैसियत है।
तो उसके लिए जो IMF प्रोग्राम इमरान खान साहब तय करके गए थे, उसके अंदर क्या 400-500 अरब उन्होंने पेट्रोलियम लेवी की मद के अंदर नहीं कलेक्ट करना था। तो मैं तो आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो पिछले 15-20 दिन के अंदर कोई लेवी को नहीं बढ़ाया। तो जो फ्रेमवर्क इमरान खान साहब तय करके गए और जिसको आज वो अहमकाना फैसला और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को बड़ा कुछ कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो सारी चीजें इमरान खान साहब खुद तय करके गए थे और हमारे हाथ बांध कर रहे थे। तो आज लोगों को मिसगाइड करना मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है और हमें अब सीरियस माइंडेड लोगों को इस मुल्क के सीरियस जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मिलके एक एफर्ट करनी चाहिए, जिसके लिए फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो भी फैसला करते हैं उसको पार्टी की हिमायत उस तरह से हासिल नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब वो तो इस फैसले को मुस्तरद कर चुके हैं। वो कह रहे हैं हम इसकी तायद नहीं करते। मारिया, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या मुझे खुशी है, क्या मैं अवाम के अंदर नहीं जाता, क्या मैं अवाम के अंदर नहीं रहता? पर मुझे बताएं, अगर आपको चूज करना पड़े बांग्लादेश या जो श्रीलंका की सूरत हाल है, जो वहां पे डिफॉल्ट के बाद आपने सूरत हाल देखी है कि वहां पे लोग ब्लैक मार्केट के अंदर 3-3 हजार रुपए का लीटर ले रहे हैं, तो क्या हमें वो सूरत हाल काबिल कबूल है कि हमें जो मजबूरन अगर थोड़ी बहुत तकलीफ किसी को किसी तक जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर डाल के इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलना, क्या वो रास्ता आपको बेहतर इख्तियार करना पड़ेगा? तो मैं गुजारिश करूंगा, सबको एहसास है और मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत जो है, मरियम साहिबा के जो एहसास है लोगों के लिए, वो हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। पर कोई भी हुकूमत खुशी से बोझ गरीब आदमी के ऊपर नहीं डालती। अली, आप बार बार गरीब आदमी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब तो कह रहे हैं कि हुकूमत मजीद मुश्किल फैसले करेगी और जिसके पीछे उन्होंने कहा है कि वो खड़े भी हैं। तो क्या मजीद और फैसले मुश्किल हो सकते हैं? अब तो अवाम के अंदर इस चीज की इस्तिताअत नहीं है कि वो अब मजीद मुश्किल फैसले बर्दाश्त कर सकें। मैंने आपसे बिल्कुल, मैं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं गुजारिश करूंगा कि गरीब आदमी की तकलीफ का मुझे एहसास है, मैं उनमें से ही मुंतखब हो गया हूँ। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस्लाहात और अपनी मईशत की डायरेक्शन को ठीक करना, हमें उन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो इस मुल्क से यहाँ पे मरात लेते हैं, इस मुल्क के अंदर मुनाफा कमाते हैं, हमें उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर ला के टैक्स कल्चर को प्रवान देना होगा। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, हमें मजबूरन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर जाना होगा, जो ना मियां नवाज शरीफ को काबिल कबूल है, ना मुझे काबिल कबूल है। तो हमें बहैसियत कौम वो मुश्किल फैसले जिसके अंदर अमीरों को आप टैक्स नेट के अंदर लेके, मुझे बताएं कितना मुश्किल है ये जानना कि डिफेंस के अंदर किन लोगों के कनाल के 2-2 कनाल के घर है। ये कितना मुश्किल है जानना मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से कि कौन लोग हैं जो 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ियां इस मुल्क के अंदर चलाते हैं। कहाँ ये मुश्किल है कि जो ये पता कराना कि कौन लोग हैं वो जो यहाँ पे जिमखाना क्लब और पंजाब क्लब के मेंबर्स हैं। तो हमें इन मॉडर्न टूल्स के साथ हमें टैक्स नेट को बढ़ाना है, हमें जिस सेगमेंट को हमने ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर लाए हुए हैं उसके ऊपर बोझ घटाना है और उस बेस को ब्रॉडन करना है। हम वो नहीं करेंगे जी, मेरी तो ख्वाहिश है, मैं तो वजीर आजम साहब जब याद करते हैं, मैं तो पहले दिन उन्होंने बुलाया था मुझे, मैं उस दिन भी उनको जाके कह के आया था कि ये जो मुश्किल फैसले इनके ऊपर टाइम मत जाया करें, क्योंकि अगर हमने टाइम जाया किया तो मजबूरन हमें जो हमारे लेंडर्स हैं, जो IMF है, वो मजबूर करेगा इनडायरेक्ट मेजर्स के ऊपर जो आसान होते हैं कलेक्ट करना, जिससे उन्होंने अपने लोन्स की रीपेमेंट करनी है। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि आज नहीं, जो गुजरा हुआ कल है, उस दिन हमने इस चीज के ऊपर आगाज कर दिया। मुझे इस चीज का भी मालूम है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कोशिश कर रहे हैं लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए और इसके ऊपर और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। मैं तो ये कह सकता हूँ। ठीक है। और अली साहब, चूंकि आपने टाइम दिया ही, तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, नवाज शरीफ साहब क्या वाकई में सितंबर में वापस आ रहे हैं? देखें मारिया, आप जानती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी पार्टी की पहचान और शनाख्त हैं। उनकी टिकट की बिना के ऊपर मेरे जैसे लोग मुंतखब होकर असेंबलियों के अंदर आते हैं। और आप ये भी जानती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस तरह से 62(1)(f) की एक क्लॉज को वेपनाइज करके उनको इस पार्लिमानी सियासत से अलहदा किया गया था। और आप जानती हैं कि ये जो सदाकत और अमानत के ऊपर हमने ये जो राइट दे दिया है कि और कोई बैठ के हमारी अमानत के ऊपर फैसला करे, का मतलब ये मुझे तो काबिल कबूल नहीं है। तो हमें इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। ये तो बुनियादी चीज है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब दूसरी ये कि मियां नवाज शरीफ साहब कब तशरीफ ला रहे हैं, मेरी उनसे ख्वाहिश का इजहार, जो मैंने उनसे मुलाकात हुई इसी महीने के अंदर जब मैं बाहर गया हुआ था, वो मैंने कहा था कि पार्टी को और आज इस मुल्क को उनकी जरूरत है।
उनकी दानिश और उनकी विजडम के साथ इस मुल्क के मसाइल को हल करने की जरूरत है। तो मैंने तो उनको यही मेरे जो साथी जो मेरी जमात के अंदर मौजूद हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द वापस आए, जिसका इजहार मैंने उनको कर दिया था। पर मैंने उनसे जो गुजारिश की थी वो ये थी कि सबसे पहले अपने मुआलजीन से वो अपना क्लियरेंस ले लें, क्योंकि जो हमारे लिए उनकी जो उनकी सेहत है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरह उनको उनके डॉक्टर्स जो है इजाजत देते हैं वो पहली फ्लाइट लेके वापस आएंगी, और मैं सितंबर भी नहीं, मैं तो कहूंगा मेरी ख्वाहिश है कि वो इसी महीने यहाँ पे आए। पर ये सारे का सारा अली साहब, ये तो आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, जब आप उनसे मिले नवाज शरीफ साहब की क्या ख्वाहिश थी, वो क्या चाहते हैं, वो उन्होंने कब वापस आना है? देखिए, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि वो इस तकलीफ के जो हालात के अंदर वो चाहते हैं वो अपनी आवाम के दरमियान हो के वो उनको एक बेहतर ट्रैक के ऊपर डाल सकें। तो उनके अंदर भी बिल्कुल ये जज्बा, ये एहसास मौजूद है और वो भी जल्द अज जल्द वापस आना चाहते हैं। पर इसके ऊपर जो हतमी फैसला है वो उनके डॉक्टर्स, उनकी फैमिली और उनकी पार्टी बहैसियत से होल जब बैठ के इसको डिस्कस करेगी तो उनको कन्वे कर देगी। और उनको ये छोटी छोटी तकलीफों से ना उन्होंने कभी पहले घबराया और ना वो अब घबराएंगे, क्योंकि आप जानती हैं वो किस तरह से अपनी बेगम को भी बिस्तरे मर्द पे छोड़ के अपनी बेटी के साथ इन्हीं बोगस केसेस का सामना करने के लिए है। आज तो वो आपके सामने वो जो सारे का सारा जो उनके खिलाफ जो प्रोग्राम बना था, जो प्लान बना था, अब तो वो लोगों के आगे बेनकाब हो गया। जज अरशद मलिक साहब मरहूम का मामला देख लें, जज बशीर साहब का देख लें, 62(1)(f) के अंदर 10,000 की तनख्वाह और इमरान खान के 14 करोड़ के जो असासाजात उसने समेटे मार्केट में चीजें घड़ियां बेच के। तो ये सारी चीजें अब लोगों के सामने है। मेरा ख्याल है कि हम सबको पुरुमीद होना चाहिए। हमें अपनी सियासी क़यादत जो एक्सपीरियंस रखती है, जो विजडम रखती है, उस सब के लिए दुआ गो होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि वो मैदान के आके अमली मैदान के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करें। एक्सपीरियंस तो वो भी हैं जो भी मौजूद हैं हुकूमत में। अली साहब, आपकी बात हुई होगी, मौलजीन क्या कहते हैं, उनके तबीयत कैसी है उनकी अब? देखिए, उनकी तबीयत बिल्कुल जिस डगर के ऊपर या जिस एक्सटेंट तक उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी जब वो यहाँ से गए, उससे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो गई हुई है। उनके डॉक्टर्स जो है रेगुलरली उनका चेकअप कर रहे हैं। पर जो उनका हार्ट का जो ऑपरेशन होना था वो, क्योंकि कोविड की वबा भी आप जानती हैं आती रही है, उसके बाद वेव्स 5-6 वेव्स आ चुकी हैं। देखें, मेरे ख्याल से हमें इन छोटे छोटे फायदे और इन छोटे छोटे नुकसानों से आगे बढ़ के देखने की जरूरत है। मारिया, आज इस मुल्क को पॉलिटिकल सर्टेनिटी दरकार है, और वो अगर मियां नवाज शरीफ साहब के आने से या इलेक्शन के आने से या जो सारे फरीक इस वक्त बिल्कुल आखिरी पॉइंट के ऊपर इस सारे के सारे निजाम को ले गए, उनके एक एक कदम पीछे होने से बेहतरी आती है। तो ये वो मकसद है जिसके लिए हमें हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। पर उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी या दूसरे की कनपटी पे बंदूक रख के अपने मर्जी के फैसले करवा दे। इसके अंदर सैनिटी हैज टू प्रिवेल ऑन ऑल फ्रंट्स, और उसके बाद यकीनन एक बेहतर रास्ता मुल्क के लिए निकल आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मौजूद थे, उन्होंने हमें हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिजवान साहब, सीनियर एनालिस्ट। उनसे जानेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, और ख़ासकर जो इस वक्त चार्टर ऑफ इकॉनमी की बातें हो रही हैं, तो ये किस तरह से पॉसिबल होंगी? आए ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी या वाकई में, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल की प्राइस हम देख रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रही हैं, अचानक से 6 रुपये जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो ये जो महंगाई है, क्या ये भी काबू हो पाएगी या नहीं, और सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर एक तरफ आवाम तो सवाल कर ही रही है, लेकिन हमने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी सवाल किया। वो तो यही कह रहे हैं कि हमें टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट है रिजवान रईस साहब, उनसे बात करेंगे कि ये कितना पॉसिबल है कि टैक्स नेट बढ़ाने से तमाम इशूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, बार बार एक सवाल उठा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कि पेट्रोल की प्राइस क्यों बढ़ा दी, और इस पर जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी वह एहतजाज भी कर रही थी, और उस वक्त की ऑपोजिशन आज की हुकूमत है। आज आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस कम होने के बावजूद हुकूमत इस प्राइसेस को पाकिस्तान के अंदर बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक इम्पॉर्टेंट ये कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कहा गया है कि वो इस फैसले की तायद नहीं कर रही हैं, वो इस फैसले को मुस्तरद कर रही हैं। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, मरियम साहिबा का कहना है कि नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए उस इजलास से जिसमें ये फैसला हो रहा था।
मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब इस लेवल के किसी मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करते हैं। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो असल मसला बताऊं क्या है, वो ये है कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो बैक वक्त अपोजिशन और हुकूमत करना चाह रही है। वो हुकूमत में भी है लेकिन चाहती है कि अपोजिशन की स्लॉट जो है उसके ऊपर भी वो विराजमान रहे, और जो अपोजिशन इस वक्त किया करती है वो करे। अब ये एक टेक्निकल मसला है। पेट्रोलियम की प्राइसेस ना सिर्फ कि अब नहीं कम हुई, बल्कि हो सकता है ये 30 सितंबर को भी कम ना हो, और उसकी बुनियादी वजह ये है। अब बुनियादी वजह बड़ी दूर है, अगर आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा तो मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, एक पाकिस्तान में एक कंपनी होती थी हेस्कोल पेट्रोलियम के नाम से, और हेस्कोल पेट्रोलियम जो थी वो उसको मोटरवे जो थी M2 वो दे दी गई रातों रात। क्यों दी गई, क्या दी गई, हम इस पे नहीं जाते, लेकिन दे दी गई। हेस्कोल ने ना सिर्फ के इस बुनियाद के ऊपर कि मेरे पास M2 मोटरवे है, मार्केट से अरबों रुपया उठाया, बल्कि बैंकों को भी लूटा और अपना फाइनेंशियल हेड ऑफिस उठा के ले गई शारजा, और वहां पे जाके उसने डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। इस डिफॉल्ट के बाद पाकिस्तान का पूरा ऑयल सेक्टर नेगेटिव में है, यानी कोई बैंक उसकी एलसी नहीं खोलता, ना पाकिस्तानी ना इंटरनेशनल। उसके नतीजे के अंदर तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नेट डॉलर दे के, अदरवाइज तो होता है ना मार्जिन होता है, आप 20% बैंक को पैसे देते हैं और 100% की एलसी खोल लेते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी 100% डॉलर दे के ऑयल बाहर से लेके आती है। अब एक तो डॉलर गया हुआ था 200 प्लस के ऊपर, दूसरा पेट्रोल जो था वो 122 से 120 तक गया हुआ था। तो इन कंपनियों ने उस लेवल के ऊपर खरीदे हुए, उस लेवल के ऊपर इन्होंने बाइंग की हुई है। अब इस वक्त अगर हम बात करें आज की कैलकुलेशन के मुताबिक 19 रुपए कीमत कम होनी चाहिए। मौजूदा पेट्रोल की कीमत से 19 रुपए लीटर कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आप 19 रुपए लीटर कम करते हैं तो पीएसओ डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बायर जो है वो पीएसओ है इस वक्त। लम्हा मौजूद के अंदर सबसे बड़ी होल्डिंग भी उसके पास है। तो उसके डिफॉल्ट को बचाने के लिए हुकूमत ने ये वाली हरकत फरमाई है, और ये कोई लॉजिकल हरकत नहीं है। इसके अंदर कम से कम पीएसओ के या वजारत पेट्रोलियम के उन वज़रा को फारग किया जाना चाहिए जिन्होंने ये हाई डॉलर के ऊपर और हाई इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर ये वाला जो पेट्रोलियम मेजरली फैसला तो ये रिजवान साहब मिफ्ता इस्माइल साहब का है। इसका मतलब है हुकूमत, खासकर जो पार्टी की सीनियर क़यादत है, वो इस फैसले को, मिफ्ता इस्माइल साहब के इस फैसले को कबूल नहीं कर रही है, उनको इसकी हिमायत हासिल नहीं है। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का है, फैसला पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है। मिफ्ता साहब को तो मेरा मतलब है कि बेइज्जती करवाने के लिए रखा हुआ है ना। मतलब भाई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का फैसला है जिन्होंने वज़ीर आज़म की अप्रूवल से जारी किया है। मिफ्ता साहब के पास तो फाइनेंस का है। अपना एक पर्सन इसलिए रखा हुआ है ना कि वो सब चीजों को एक्सपीरियंस है उनके पास। नहीं, वो उन्होंने इसलिए रखा हुआ है मिफ्ता साहब को कि वो आगे होके गालियां खाते रहे। मतलब आखिरी इतला तक शहबाज शरीफ साहब भी इस बात से मुकर गए हैं कि ये पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाना जो कि कम होना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 6 रुपए 95 पैसे या 90 पैसे से बढ़ने की बजाय ये 12 रुपए कीमत कम होनी चाहिए थी आज के दिन में, अगर आप फेयर कैलकुलेशन करें। लेकिन कम नहीं हुई क्योंकि पीएसओ के अफसरान महंगा पेट्रोल खरीदने का फैसला कर चुके हुए थे। तो प्राइवेट मार्केटिंग कंपनियों के पास तो 30-40% शेयर है मार्केट का, इसलिए उन्होंने तो इसके ऊपर लीड नहीं करना होता मार्केट को, तो लीड पीएसओ ने करना होता। यानी फिर आप ये कह रहे हैं कि जो बैड साइड है, जो कहते हैं ना गुड कॉप बैड कॉप, वो तो फिर बैड कॉप तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए। ऐसे तो फिर गुजारा नहीं होगा ना सर। बैड कॉप जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स के अंदर, गुड कॉप नवाज शरीफ साहब हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कितना अरसा बैड कॉप रहूं, तो उन्होंने आगे एक मिफ्ता इस्माइल रिक्रूट कर लिया है बैड कॉप के तौर पे कि वो अवाम के गैसो गजब का शिकार हों। और मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप को आके सामने जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन फैसलों को डिफेंड करना चाहिए और उन फैसलों की लॉजिक के ऊपर लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। लीडर इसलिए लीडर होता है ना, लोग उसकी बात मानते हैं, तो वो अपनी बात मनवाएं। शहबाज शरीफ साहब वो मिफ्ता को धकेल के साइड पे मत हो जाएं, ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता।
ठीक है, यानी कि आप जो बात की अभी कि शहबाज शरीफ साहब बैड कॉप है, नवाज शरीफ साहब गुड कॉप है, तो अभी गुड कॉप पाकिस्तान वापस भी आने लगे हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि सितंबर तक जो है वो वापस भी आ जाएंगे। तो फिर क्या सिचुएशन होगी, फिर किसका फैसला माना जाएगा? और लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो शहबाज शरीफ साहब लेने भी नहीं पहुंच सके थे, तो इस बार क्या सिचुएशन होगी फिर? देखिए, पार्टी के अंदर तो जिस बंदे के नाम के ऊपर वोट पड़ता है उसका नाम तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और उसकी पॉलिटिकल लेगेसी को इनहेरिट करने वाली खातून जिनका नाम है, अगर वो बचने दी शहबाज शरीफ साहब ने या वो बच पाई, तो उसका नाम मरियम नवाज शरीफ साहिबा है। ठीक है। ये लेकिन जो है, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे और ये नहर के चक्कर लगाते रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब से नहर के चक्कर लगाने के इवज जो वादे किए गए थे, आप समझेंगे मैंने उनकी जुबान से ही सुना, वो वादे जो थे वो पूरे नहीं हुए तो जाहिर है कि इस दफा उनका भी रवैया मुख्तलिफ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हवाले से उनका इस गवर्नमेंट में रवैया मुख्तलिफ है। देखिए, परवेल तो नवाज शरीफ साहब ने करना है। अभी भी आपको और मुझे ये कह के कोई भी बात बताई जाती है कि इसे नवाज शरीफ साहब की एंडोर्समेंट हासिल है, इसे नवाज शरीफ साहब की एंडोर्समेंट ही नहीं है। पीएमएलएन की पूरी सियासत इस बात के गिर्द घूम रही है कि जनाब जितने बुरे डिसीजन हो रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब बड़े हैवी हार्ट से कर रहे हैं। अभी तो कैटेगोरिकली कहा गया है ना रिजवान साहब के ये जो फैसला पेट्रोल की प्राइस में बढ़ाया गया है, इसको नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज साहिबा की कोई हिमायत हासिल नहीं है। मैंने खुद ट्वीट भी किया है इस हवाले से। जब उन्होंने ट्वीट किया तो मैं देख रहा था, तो पार्टी के जो लोग हैं उनको ये बताया जा रहा है कि जो अच्छे अच्छे फैसले हैं वो तो मियां नवाज शरीफ करते हैं, और जो बुरे बुरे फैसले हैं वो जनाब दूसरे लोग करते हैं, जैसा कि दूसरे लोग मियां नवाज शरीफ साहब को बताते ही नहीं है या उनसे अप्रूवल ही नहीं लेते। अगर आपको याद हो माजी के अंदर, तो जब पार्लियामेंट के अंदर जनाब कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात हुई थी, तो उस वक्त भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर ये तो ख्वाजा आसफ ने ये फैसला कर दिया और पार्लिमानी कमेटी को बता दिया, जो कि मियां साहब राजी नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं था, वो फैसले उनकी मर्जी से हुए थे और मर्जी से होते हैं, और नवाज शरीफ साहब जो होते हैं वो इन फैसलों की जो है वो चूंकि कीमत शायद नहीं चुकाना चाह रहे, तो इसलिए इस तरह का एक तासुर फैलाया जाता। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर, अभी इस जो राइट ऑफ द मूवमेंट एक बहुत ज़्यादा हो रहा है जब से शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है। इस वक्त हुकूमत तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रही है, बट ऑपोजिशन ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त चार्टर ऑफ इलेक्शंस की बात होनी चाहिए, इलेक्शन की तरफ मूव करना चाहिए। तो आपको इलेक्शन पॉसिबली इनकमिंग सब मंथ्स नजर आ रहे हैं? टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत सारे जगहों के ऊपर सेंसस का अमल शुरू हो गया है, मर्दमशुमारी जिसको हम उर्दू में कहेंगे, और ये हमें बताया गया है इलेक्शन मतलब के मर्दमशुमारी के डायरेक्टरेट की तरफ से कि दिसंबर तक इसका डाटा मुकम्मल होगा और 3 माह लेगा जो है वो नादरा उन इलेक्ट्रोल रोल को करने के लिए। ठीक है। और 3 माह लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन जो नए जो सेंसेस होंगे उनकी बुनियाद के ऊपर नई हल्का बंदियों में। तो यूं आप समझ लें कि मार्च तक टेक्निकली हम नए सेंसेस के तहत, जो कि इमरान खान साहब की जो पार्लियामेंट है वो ये अप्रूवल दे गई थी कि जनाब अगले इलेक्शन नए सेंसेस के साथ होंगे, बिल्कुल नए सेंसस के बाद होंगे, और मौजूदा काबीना ने उस फैसले को रिवर्स नहीं किया। अगर तो हम इस टेक्निकल बुनियाद पे जाएं तो नेक्स्ट ईयर होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन जो है वो मार्च के बियॉन्ड जाते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन हम ये फर्ज कर लेते हैं कि पिछले सेंसस के अंदर ही ये पिछले सेंसस या पिछली जो इंतखाबी फरिश्ते हैं उनके तहत ही इलेक्शन हो जाते हैं या होने की बात होती है। लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि पीटीआई के अलावा इस वक्त लम्हा मौजूद में क्या किसी दूसरी पार्टी को ये इलेक्शन सूट करते हैं या दूसरी साइड पे बैठी हुई पार्टी को इलेक्शन सूट करते हैं। तो अगर हम ये देखें तो हमारा जवाब नफी के अंदर आएगा कि दूसरी जो हुकूमत के अंदर अपोजिशन पार्टियों का जो ग्रुप है, जो कुछ लोग कहते हैं 8 है, कुछ कहते हैं 11 है, कुछ कहते हैं 13 है, और जितनी भी हैं
उनका जो ग्रुप है उनको अर्ली इलेक्शन सूट नहीं करता। और आखिरी बात जो मैं अपने इल्म की बुनियाद पे कह रहा हूं कि 3 तारीख तक पाकिस्तान के अंदर मुक़्तदरा कुव्वतें अर्ली इलेक्शन के ऊपर आमादा थी, इस पे गौर कर सकती थी। 3 अगस्त के बाद ये गौर खत्म हो गया हुआ है, इसलिए मुझे मुस्तकबिल करीब के अंदर तो जो है कोई इलेक्शन वो वगैरह नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से कहते थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी असेंबलीज को तहलील कर दे तो इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन आज का जो फैसला सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अक्सरियत ने तो यही कहा है कि पंजाब और KPK की असेंबलीज को तहलील नहीं करना चाहिए, उनकी इस हवाले से मुखालफत सामने आई है। जी जी बिल्कुल, वो PTI को भी सूट नहीं ना करता। PTI जो लेकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खासकर इमरान खान साहब को आप नहीं समझते, बहुत सारे हल्के इस वक्त ये कह रहे हैं कि उनको अर्ली इलेक्शन ही सूट करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं, हो सकता है वो अपनी अपोजिशन को ये ब्लफ कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे देखिए उन्होंने 9 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। आज 2 कराची की जो सीटें हैं वहां पे उनके कैंडिडेचर के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज हो गया, और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जो फैसला इस्तेमाल किया गया या जो बेस इस्तेमाल की गई वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनका हालिया फैसला था फॉरेन ममनुआ फंडिंग वाला। तो उससे आप अंदाजा कर लें कि मुस्तकबिल के सीन के अंदर पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर इमरान खान, जो कि पिछले कम से कम 8 साल से डिक्टेट करते हुए आ रहे हैं, शायद वो पोजीशन जो है वो हमें हल्की फुल्की हिलती हुई या शैटर होती हुई नजर आए कि वो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर डिक्टेट ना कर पाए। ठीक है, यानी अगर इस वक्त की सारी सिचुएशन की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन सूट नहीं कर रहे और मौजूदा हुकूमत को भी इलेक्शन सूट नहीं कर रहे, और टेक्निकल टर्म से बात की जाए तो भी इलेक्शन इन कमिंग मंथ्स नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। भाई एक तरफ वो अगर अमली तौर पे देखा जाए तो ना वो KP असेंबली तोड़ना चाह रहे हैं, ना वो पंजाब असेंबली तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुखालफिन के ऊपर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करके रखा हुआ है कि इलेक्शन करवाएं और फिर देखें कि हम किस तरह वापस आते हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ। और वो बार बार इसका तकरार भी करते हैं, इजहार भी करते हैं, जो कि उनका क्लेम टेक्निकली गलत है, लेकिन वो उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल इशू ऐसा बनाया हुआ है कि अपोजिशन इस पे डिफेंसिव नजर आती है हमें। अपोजिशन से मुराद वफाकी हुकूमत। ठीक है, आगे मूव करते हैं। रिजवान साहब, शहबाज गिल साहब के बयान पे पहले बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी है या नहीं है। इमरान खान साहब कैटेगोरिकली नहीं कह रहे थे कि ये गलत बयान है शहबाज गिल साहब का, फाइनली उन्होंने कह दिया, उनको कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब का जो बयान है वो गलत है, जिसका इंतजार था सबको। तो आप समझते हैं कि नाउ थिंग्स आर ओके और इमरान खान साहब का जो बयान है ये ठीक है, दुरुस्त है? देखिए, इमरान खान साहब ने उस तरह नहीं कहा जिस तरह आपने कहा है। आई विश उन्होंने वैसे ही कहा होता। तो उन्होंने कहा है कि उनको वैसे नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। ये एक बड़ी पोलाइट किस्म की एक माजरत है, और मेरा ख्याल है इस लेवल के लीडर से इस तरह की भी आ जाए तो वो भी बहुत होती है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे थे, पहले तो ये कहते कि डिफेंड कहीं ना कहीं कर रहे थे शहबाज गिल साहब को। वो हल्का फुल्का डिफेंड हमें महसूस होता था जैसे वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन मसला ये नहीं है। मारिया, देखिए, आप अगर मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर देता हूं और मैं आपसे माजरत तलब करना चाहता हूं, तो ये आप डिटरमिन करेंगी कि किस लेवल के ऊपर आप मेरी वो माजरत कबूल फरमाएं। ठीक है, ये इमरान खान साहब का ये कह देना कि ये गलती हो गई, ठीक है, एक जगह के ऊपर बड़ा पन है, या उन्होंने इतराफ कर लिया इस बात का कि ये गलती हो गई, लेकिन क्या जिनकी शान के अंदर ये गुस्ताखी हुई है, क्या वो ये गलती कबूल, इस गलती की ये वाली जस्टिफिकेशन या माफी कबूल करने को तैयार हैं या नहीं है? तो मुझे बहुत बड़ा सवाल है जो आपने भी रेज किया है कि जिनके शान में गुस्ताखी हुई है क्या वो माफी देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, या वो ये माजरत कबूल करते हैं कि नहीं करते। पिछले 24 घंटे हो गए हैं इस बयान को नशर हुए फरिया अदरीस के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने किया था ना, अगर आपको याद हो। जी जी जी, 24 घंटे तकरीबन हो चुके हैं जब हमारा ये प्रोग्राम नशर होगा। इन 24 घंटे के अंदर दूसरी तरफ से किसी किस्म का कोई इशारा नहीं हुआ, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। साइलेंस है वहां पे, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया रिजवान रज़ी साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। इट वाज नाइस हैविंग यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।